5 अगस्त 2019 वादा हुआ था राजौरी पुंछ के लोगों के साथ कि राजौरी पुंछ के लोगों को पॉलिटिकली एम्पावर किया जाएगा। राजनीतिक तौर पर राजौरी पुंछ का वही महत्व होगा जो महत्व कश्मीर घाटी में श्रीनगर का है। वादा यह भी हुआ था कि राजौरी पुंछ के लोगों की तामीर और तरक्की के लिए यह डिलिमिटेशन नए रास्ते और नए सद्भाव करेगी। और वादा यह भी हुआ था कि राजौरी पुंछ के लोग चूंकि पिछड़े हुए रहते रहे, राजौरी पुंछ के लोगों की इलाके की डेवलपमेंट को लेकर सरकार इसलिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाई क्योंकि यहां से वो नुमाइंदगी नहीं आई जिस तरह की नुमाइंदगी आनी चाहिए थी, और उसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया गया कि ये कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। खानदानी राज की वजह से ये सारी तबाहियां हुई हैं। और डिलिमिटेशन करते वक्त कहा गया अब इनकलाब आएगा, अब राजौरी और पुंछ में इतना बड़ा इनकलाब आएगा कि तस्वीर बदल जाएगी राजौरी पुंछ की। लेकिन साल 2024 के लोकसभा के इंतखाबात ये राजौरी पुंछ के पहले इंतखाबात हैं, और इन पहली बार के इंतखाबात में ही एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो इस इलाके को मुकम्मल तौर पर मरकजी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने यतीम कर दिया है। यह मेरी अपनी राय है, यह मेरी अपनी सोच है। अब यतीम कैसे किया है, इस इलाके की तामीर और तरक्की कैसे हो, इस इलाके में क्या कमियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए और किस तरीके से इस इलाके को बेहतर बनाया जाए, ये या तो सुंदरबनी में रहने वाला, नौशेरा में रहने वाला, पुंछ में रहने वाला, सुरनकोट में रहने वाला, मेंढर में रहने वाला वो आदमी बता सकता है कि जनाब किस तरीके से इस इलाके की तामीर और तरक्की की जा सकती है। मेंढर की तरफ अभी तक जो रास्ता डबल लेन नहीं हो सका, और दूसरी तरफ जिस इलाके के साथ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जोड़ा गया है अनंतनाग, आप उस इलाके अनंतनाग की सड़कों को देखिए और उसके बाद राजौरी पुंछ की सड़कों को देखिए, आप दोनों इलाके की सड़कों का मुआवजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन किया क्या गया, किया यह गया कि अब राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट के ऊपर इंतखाबात होने हैं। कैंडिडेट कौन है? जफर इकबाल मनहास। कई लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि जी जफर इकबाल मनहास पहाड़ी हैं और वो कहां से कश्मीरी हैं, वो तो है नहीं। बिल्कुल मैं इस बात को आपकी मानता हूं, लेकिन वो राजौरी पुंछ के रहने वाले नहीं। इसी तरीके से मियां अल्ताफ की बात करें, बहुत बड़े पीर हैं, बहुत बड़े रूहानी शख्सियत हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर लीडर हैं, राजौरी पुंछ में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी जबरदस्त है, लेकिन गांदरबल कंगन से आते हैं। उसके बाद तीसरी शख्सियत महबूबा मुफ्ती, पीडीपी की बड़ी लीडर हैं, जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं और कई क्वालिफिकेशंस हैं उनकी, लेकिन किस जगह की रहने वाली? ब्रिजबिहाड़ा अनंतनाग के रहने वाली। ये 3 कैंडिडेट हो गए। उसके बाद चौथे कैंडिडेट जो मैदान में उतरने लगे थे और अभी तक उन्होंने अपना पर्चा नहीं भरा है, गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद भी भलेसा के रहने वाले, उन्हें भी लगा कि मुझे इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। और अफसोस ये कि राजौरी पुंछ का वो इलाका जिस इलाके को अगर साल 1947 में 2 हिस्सों में जब जम्मू कश्मीर को बांटा गया, अगर पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर नहीं बना होता तो शायद आज वो तमाम लीडरान जो इस वक्त उस तरफ है, सरदार अब्दुल क़य्यूम खान से लेकर नीचे तक जितनी भी उनकी वहां की क़यादत है, वो सारी क़यादत इस वक्त राजौरी पुंछ में होती और राजौरी पुंछ तय करता कि जम्मू कश्मीर का नया चीफ मिनिस्टर कौन होगा, यहां से लोकसभा में नए हमारे एमपी कौन होंगे, ये सारा राजौरी पुंछ का इलाका तय करता। पहले एक लंबे वक्त तक राजौरी पुंछ को जम्मू के साथ जोड़कर रखा गया। अब फोकस हमेशा जम्मू रहा कि भाई जम्मू में चूंकि वोट उसी तरीके से पड़ता था तो राजौरी पुंछ वहां नेग्लेक्ट हुआ। अब जब दूसरी बार डिलिमिटेशन हुआ, कमाल का डिलिमिटेशन हुआ, इसमें अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया। अब फोकस पूरे का पूरा शिफ्ट हुआ है अनंतनाग के ऊपर। हालांकि कल गृह मंत्री ने यह कहा कि हम बीजेपी का कमल का फूल घाटी में जबरदस्ती नहीं खिलाएंगे, हम इंतजार करेंगे कि लोग कब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएं और वोट दें। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि राजौरी पुंछ के इलाके में और राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़कर ये कैसा एहसान राजौरी पुंछ के लोगों के ऊपर किया है कि जिन दोनों इलाकों के लोग एसटी के लिए लड़ाई इसलिए लड़ते रहे ताकि उनके इलाके की तामीर और तरक्की हो, इन दोनों इलाकों के लोगों को अब यहां पहुंचा दिया गया है कि जनाब आपके इलाके में तो कोई रहनुमाई और रहबरी नहीं है, हम आपके रहनुमा और रहबर जो है वो तय करेंगे वो कुछ और किसी और इलाकों से आएंगे। ये बात भी कही गई जो बड़ा हैरान करती है आपको कि जनाब परिवारवाद वाली पार्टियां, खानदानी राज वाली पार्टियां, उन्होंने देश का नुकसान किया है।
अब राजौरी पुंछ के इलाके में आइए, बताइए किस पार्टी के कैंडिडेट इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी इलाके से किसी एक लीडर को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं, हर लीडर को हक है, लड़ सकते हैं, जहां से मर्जी वहां से इलेक्शन लड़े। मगर सवाल ये पैदा होता है, क्या पूरे राजौरी पुंछ के इलाके में पीडीपी को कोई लीडर नजर नहीं आया जो लोकसभा के इन इलेक्शनों में उतरता? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को राजौरी पुंछ के इलाके में इतनी बड़ी इकाई नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक वक्त में हुआ करती थी, क्या उन्हें नहीं लगा कि कोई काबिल लीडर हमारे पास है जिसको हम राजौरी पुंछ से खड़ा करें? और हैरानगी तो इस बात पर होती है कि एक अनंतनाग का जिला राजौरी पुंछ के साथ जोड़ने के बाद भी, आप खुद हिसाब लगाइए, तमाम सियासी जमातों को यह लगा कि राजौरी पुंछ से फिलहाल किसी कैंडिडेट को खड़ा करने की जरूरत नहीं है, कैंडिडेट तो वादी कश्मीर से खड़ा होगा। मैं वादी कश्मीर के किसी लीडर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप खुद सोचिए, राजौरी पुंछ के इलाके की टोपोग्राफी अलग, वहां के लोगों का रहन सहन अलग, वहां के लोगों का उठना बैठना अलग, वहां का मौसम बिल्कुल मुख्तलिफ, ये तमाम चीजें बिल्कुल अलग हैं। और राजौरी पुंछ की जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी इस वक्त है वो जम्मू के साथ है। मुगल रोड का आपका रास्ता किसी भी वक्त बंद हो जाता है, अभी बर्फबारी हुई है, रास्ता फिर से बंद है। अब आप सोचिए कि राजौरी से किसी कैंडिडेट को, और यह भी हैरान करता है कि आपको अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करने अनंतनाग जाना है, और नॉमिनेशन पेपर फाइल अनंतनाग में करके फिर आपको सुंदर राजौरी पहुंचना है जहां से आपको इलेक्शन लड़ना है, फिर आपको थाना मंडी पहुंचना है जहां से आपको इलेक्शन लड़ना है। मतलब किसी टोपोग्राफी, किसी जियोग्राफी के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे, ये बात समझ में नहीं आती कि इतने बड़े इलाके को जो एलओसी के साथ सटा हुआ है, जिस इलाके में परेशानी भी है, जिस इलाके में पिछले दिनों आतंकवादियों के हमले भी हुए, जिस इलाके में हमारे फौज के जवान भी शहीद हुए, ये इलाका कितना सेंसिटिव है, इस इलाके को पॉलिटिकली एम्पावर करने की जरूरत है, इस इलाके को पॉलिटिकली मजबूत बनाने की जरूरत है। वहां पर सियासी जमातों को यह लगा कि जनाब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब तो सिर्फ यह है कि कैंडिडेट कहीं से भी खड़ा हो, वो खिदमत राजौरी पुंछ के लोगों की करेगा। कैसे मुमकिन है ये? अनंतनाग की 8 कॉन्स्टिट्यूंसियों में ही घूमते घूमते एक कैंडिडेट का पूरा 5 साल का टेन्योर निकल जाएगा, तो फिर वो कब राजौरी और पुंछ के इलाके में आएगा जहां डेवलपमेंट की कंपैरेटिवली ज्यादा जरूरत है। कश्मीर को इस बात का भी क्रेडिट है कि वहां जो लोकल लेवल पर भी लीडरशिप है, वो लीडरशिप भी अपने गांव, अपने शहर, अपने लोगों के को लेकर बड़ी सेंसिटिव रहती है। यही वजह है कि पहलगाम आप जानते हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहां के लिए आप 4 लेन रोड देखिए कितनी कमाल की बनी है। उसके बाद आप शोपियान की तरफ चले जाइए, कितनी बेहतरीन सड़क शोपियान आपको लेकर जाती है। कुलगाम की तरफ आप चले जाइए, कितनी बेहतरीन सड़क आपको कुलगाम की तरफ लेकर जाती है। मेडिकल फैसिलिटीज को अगर आप कंपेयर करेंगे तो कोई कंपैरिजन राजौरी पुंछ और अनंतनाग का नहीं होता। एजुकेशनल फैसिलिटीज को अगर आप कंपेयर करें, दोनों इलाकों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। राजौरी पुंछ के टॉप के इलाके में कोई शख्स अगर बीमार होता है तो उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचाया जाता है। मुगल रोड के जरिए अनंतनाग पहुंचाना मुश्किल है, दिक्कत है, उसमें वक्त लगता है बहुत ज्यादा, रास्ता ठीक नहीं है, टनल बनने हैं रास्ते में, बर्फबारी के कारण रास्ता बंद हो जाता है। अब ये सारे चीजें अगर हैं तो इन सारी चीजों के होते हुए एक इलाके की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब कतई भी ये नहीं है कि आपने रिजर्वेशन दे दी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो गई। भाई रिजर्वेशन से तो सिर्फ ये मामला हल हो गया कि गुजर बकरवाल और पहाड़ी कबीला, दोनों कबीलों के लोग बच्चों को मौका मिल गया कि वो आने वाले कल में अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं, और जो फंड्स आएंगे वो इस इलाके की तामीर और तरक्की के लिए आएंगे। तो उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने असेंबली में जो है वो इतने नुमाइंदे आएंगे, वो तो आने ही वैसे वही नुमाइंदे हैं, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई और नुमाइंदा आए। कश्मीर की लीडरशिप को भी महसूस करवाना चाहिए था राजौरी पुंछ के लोगों को कि जनाब आप हमारे दिल के बड़े करीब हैं, पहली बार हम तारीख बनाएंगे कि राजौरी पुंछ से एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे जिसको अनंतनाग के लोग भी वोट देंगे। क्या डर है किसी को, क्या खौफ है किसी कश्मीरी लीडर को कि जी अगर हमने राजौरी पुंछ का कोई कैंडिडेट खड़ा किया उसको शायद अनंतनाग में वोट न पड़े? अगर ये खौफ है, अगर ये डर है, तो फिर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 21वीं सदी में इतना दुनिया आगे निकल चुकी है, आज भी अगर अनंतनाग वालों को लगता है कि हम राजौरी के किसी कैंडिडेट को वोट नहीं डालेंगे, वो समझ से परे। क्यों जरूरत पड़ी सियासी जमातों को वादी कश्मीर से कैंडिडेट राजौरी पुंछ में देने की? और दूसरा ये, आप कांग्रेस की बात करें, उन्हें अपना कैंडिडेट यहां इसलिए नहीं खड़ा करना क्योंकि वो इंडिया अलायंस में है।
जबकि कांग्रेस की आप अपनी अंदरूनी हालत देखिए कि तारिक हमीद करा एक ताकतवर कैंडिडेट, श्रीनगर से आप उन्हें इलेक्शन लड़वा सकते थे, लेकिन आपने लड़वाया नहीं क्योंकि आप जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके गणित को ज्यादा बेहतर समझते हैं, ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा इधर आइए, डोडा बदरवा, डोडा उधमपुर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब चुनावी नतीजे आएंगे तो तब देखना होगा कि कितना परसेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट कन्वर्ट हुआ है और कांग्रेस को पड़ा है, उस पर नजर दौड़ानी होगी। इसी तरीके से जम्मू संभाग में जो कैंडिडेट रमन भल्ला दिए हैं, अब इन कितनी जगहें ऐसी हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर खड़े हुए और उन्होंने रमन भल्ला के साथ मिलकर मीटिंग की। उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रियासी पहुंचे, वहां पर उनकी एक मीटिंग हुई। तो अब सवाल पैदा यह होता है कि आप जम्मू के क्षेत्र में जम्मू का कैंडिडेट दे रहे हैं, आप डोडा उधमपुर कठुआ में कठुआ का कैंडिडेट दे रहे हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं एक ऐसे इलाके की जिसकी ज्योग्राफी, जिसकी टोपोग्राफी, जिसकी तमाम चीजें मुख्तलिफ हैं पूरे जम्मू कश्मीर से, तो आप वहां पर यह कहते हैं कि नहीं जनाब, राजौरी पुंछ से नहीं, चौधरी तालिब हुसैन मौजूद हैं, नहीं ये नहीं, इकबाल मलिक हैं, ये भी नहीं, जीएम जान के बेटे एजाज जान मौजूद हैं, ना ये भी नहीं, जावेद राना मौजूद हैं, ये भी नहीं। उसके अलावा एक सर्विंग ब्यूरोक्रेट जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि शायद ये भी सियासी मैदान में उतर आए, वो भी मौजूद है, नहीं ये भी नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि आपको शक व शुबा है कहीं पर, मुझे लगता है इन तमाम लीडरों की काबिलियत के ऊपर कि क्या ये लीडर पहाड़ के उस तरफ भी वोट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। मुझे लगता है यही वजह है कि इतने बड़े इलाके को, जिस इलाके को पॉलिटिकली एम्पावर करने की जरूरत है, जिस इलाके ने तारीखी तौर पर वो जुल्म सहा है जिस जुल्म को सियासी जुल्म कहा जा सकता है, कितना बड़ा सियासी जुल्म इस इलाके के साथ हुआ है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम आबादी पहाड़ी कबीले पोठवारी बोलने वालों की है, लेकिन आप अक्सर और बेशतर ये सुनते आए हैं उसको उस तरफ वाले आजाद कश्मीर कहा करते थे और इस तरफ वाले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा करते थे। जबकि जब तारीख की किताब उठाते हैं या जो लोग मुजफ्फराबाद जाते हैं, पलंदरी जाते हैं, उन इलाकों में घूमते हैं, वो लोग आकर बताते हैं कि जनाब वहां तो कश्मीरी बोलने वाले लोग बहुत कम हैं, वहां तो 90% लोग पटवारी बोलते हैं। वहां के लोगों की जुबान और वहां के लोगों का कल्चर मुशाबहत रखता है राजौरी और पुंछ के साथ। तो ये तारीखी जुल्म जिस इलाके के साथ हुआ हो, जिस इलाके को पॉलिटिकली डिसएम्पावर किया 1947 में, जिस इलाके की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया 1947 में, उसके बाद जिस इलाके ने एक लंबे वक्त तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या चीज होती है वो नहीं देखी, सिर्फ एक ही चीज देखी, गुजर बकरवाल कबीला के बीच, गुजर बकरवाल कबीला और पहाड़ी कबीला के बीच तनातनी जो साल 2019 तक लगी रही। उसके बाद अब पहाड़ी कबीला के लोगों को भी एसटी मिला है, गुजर बकरवाल कबीला के लोगों को भी एसटी मिला है। इससे हो सकता है तामीर और तरक्की हो, लेकिन जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जो सियासी तौर पर इस इलाके के लोगों को ताकतवर बनाना था, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत इस इलाके को है, वो लोकसभा के इलेक्शन का बिगुल बजते ही पता चला कि किसी को नई दिल्ली में कोई फिक्र इस इलाके की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की नहीं है। मामला सिर्फ ये है कि जनाब किस तरीके से हम यहां से एक सीट जीत सकते हैं। ये सीट हो सकती है बीजेपी के लिए हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए हो, पीडीपी के लिए हो, कांग्रेस के लिए हो या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हो, लेकिन ये इस इलाके के लोगों की, जितना भी ये इलाका है, इस इलाके के लोगों की सियासी जो एम्पावरमेंट थी, उस सियासी एम्पावरमेंट को एक जबरदस्त धचका है। ये मैं जाती तौर पर मानता हूं। अब ये इस इलाके के लीडरान को खुद सोचना है, इस इलाके के लीडरों को तारीख की किताबें खोलकर खुद देखना है कि हम तारीख में हमारे साथ क्या हुआ है और अब साल 2024 में क्या कहीं उसको रिपीट तो नहीं किया जा रहा है। साल 2024 में कहीं ये तमाम सियासी जमातें में ये तो नहीं कह रही हैं कि जनाब आपका जो 47 में हुआ वो हो गया, अब चूंकि आप हर साल एक एमपी चुनते थे और उस एमपी को लेकर आपके दिल में ये रहता था कि जनाब ये एमपी हमारे इलाकों में तो आता ही नहीं और बड़ा कम आता है, हमारे इलाकों की कोई खबरगिरी नहीं करता। अब जब ये तमाम तब्दीलियां आई थी, लगा ये था कि चलो एक एमपी राजौरी पुंछ से
जो है वो बनेगा, इस इलाके का अपना एमपी होगा, रजौरी पुंछ का रहने वाला होगा, और वो जब तामीर और तरक्की के काम करेगा तो उस तरफ अनंतनाग में भी जाएगा, वहां भी 8 जिलों में घूमेगा, वहां भी 8 जिलों के लोगों को इस बात का पता चलेगा कि रजौरी पुंछ का उम्मीदवार, रजौरी पुंछ से जीता हुआ एक लोकसभा कैंडिडेट कितनी खबरगिरी उनकी कर रहा है, उसको उनकी कितनी फिक्र है। लेकिन ये तारीख का वर्क कोई पलटने नहीं देना चाहता, इस तारीख के वर्क को कोई दूसरी तरफ जाने नहीं देना चाहता। उसकी क्या वजूहात हैं, ये तो वो बड़े दिमाग जानेंगे, जो बड़े दिमाग बड़ा गणित लेकर, बड़ी गणित की किताबें लेकर बैठे हुए हैं और उस गणित पर जो है मेहनत करते जा रहे हैं। मगर मेरा जाती तौर पर ये मानना है कि सियासी जमातों को इस बात पर जबरदस्त गौर व फिक्र करना चाहिए कि ये क्यों नहीं मुमकिन कि रजौरी पुंछ के इलाके से एक कैंडिडेट रजौरी और पुंछ का लड़ाई लड़े और जब वो एमपी बने वो अनंतनाग के लोगों की भी नुमाइंदगी करे। इसकी क्या जरूरत है कि तारीख का वर्क पलटा ही ना जाए और जो तारीख में होता आया है उसको इसी तरीके से कंटिन्यू किया जाए जैसे कंटिन्यू चल रहा है। बाकी सियासी जमातों का एक अंदाज बड़ा खूबसूरत होता है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और तमाम जमातें कह रही जी बीजेपी की कश्ती में हमको नहीं बैठना और हम बीजेपी को क्या कहते हैं यहां से बाहर निकालेंगे और 6 की 6 सीटें हम जीतेंगे। ये हमने पीछे भी बड़े नारे सुने हैं। 1999 में भी हमने देखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जाकर बीजेपी की कश्ती में सवार हुई थी और 3 साल बिल्कुल बड़ी खूबसूरती के साथ, खुशाइन तरीके के साथ। और बड़ा अजीब लगता है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर ये कहते हैं कि जनाब वो जो वाजपेयी की बीजेपी थी वो तो बिल्कुल अलग बीजेपी थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की ही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री कंटिन्यू किया था। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है, उसके संस्थापकों में और बड़े लोगों में आज भी मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। तो वो ये भाजपा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भाजपा के, बीजेपी के इलेक्शन लड़ने का तरीका बदल गया होगा, इलेक्शनों में और ज्यादा पार्टी एग्रेसिव हुई होगी, मगर यह हकीकत है कि पार्टी की आइडियोलॉजी और पार्टी की सोच में वही थी जो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में है और वही है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्त में है। अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी के एजेंडे में भी 370 था, उनके एजेंडे में भी राम मंदिर था, उनके एजेंडे में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड था, लेकिन वो उस वक्त एक अलायंस की सरकार चला रहे थे। अलायंस की सरकार में आप दबाव में रहते हैं, आपके लिए अपने एजेंडे पर आप सिर्फ देश को, मुल्क को चलाने का जो एजेंडा है उस एजेंडे पर आप बाकी पार्टियों को साथ ला सकते हैं, लेकिन जो एजेंडा आपकी पार्टी का है और जिस एजेंडे को आप मुल्क के लिए बेहतर मानते हैं उस एजेंडे को आप लागू तब कर सकते हैं जब आपकी मुकम्मल मेजॉरिटी वाली सरकार आए। तो वो मेजॉरिटी वाली सरकार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वक्त में आई। तो जब वो सरकार आई तो उन्होंने वो सारा एजेंडा इंप्लीमेंट किया जिस एजेंडे के बारे में उन्होंने बबांगे दोहल पूरी दुनिया को बता के रखा था कि ये देखिए ये हमारी किताब है और इस किताब में हमारा ये एजेंडा है, इसी एजेंडे को हम लागू करेंगे। तो उन्होंने लागू किया। तो उस बीजेपी के साथ आपने अलायंस किया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं नहीं ये मुख्तलिफ है। तो क्या इसका मतलब यह है कि कल जम्मू कश्मीर में यह सूरत पैदा हो जाए कि वादी कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत कर आए और जम्मू पूरे से बीजेपी जीत कर आए तो क्या अलायंस नहीं होगा? बड़ी आराम से सलीके तरीके के साथ अलायंस होगा। ये जो सियासत को समझते हैं वो जानते हैं। जब पीडीपी अलायंस कर सकती है, जिस जमात को सख्तगीर जमात माना जाता था, जिस जमात को यह माना जाता था कि इस जमात के पीछे जमात इस्लामी का हाथ है, इस जमात को जमात इस्लामी की मदद हासिल है, ये इल्जाम लगे पीडीपी के ऊपर। तो जब पीडीपी के बड़े लीडर स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने बीजेपी के साथ अलायंस किया और वो अलायंस में उनके साथ रहे, तो वो भी उसके बाद 4 साल के बाद अलायंस पीडीपी ने नहीं तोड़ा। 4 साल के बाद अलायंस अगर टूटा तो बीजेपी ने क्या कहते हैं हाथ पीछे खींच लिया, उन्होंने कहा जी नहीं बस बहुत हो गया, हम नहीं चलेंगे आपके साथ। तो तारीख ही है। तो इसलिए बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी को ये करने के लिए, बीजेपी को वो करने के लिए सारी मेहनतें हो रही हैं और सबको पता है कि किसको रोकने के लिए कहां क्यों मेहनतें हो रही हैं, सब समझते हैं। तो इसीलिए मैंने ये बात छेड़ी है। बात इसलिए भी छेड़ी है क्योंकि रजौरी पुंछ का इलाका हो या डोडा बदरवा किश्तवाड़ का इलाका। अब डोडा बदरवा किश्तवाड़ में आप देखिए गुलाम नबी आजाद ने गुलाम मोहम्मद सरूरी को खड़ा किया है और किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई कैंडिडेट ही वहां पर नहीं है। कांग्रेस की तरफ से चौधरी लाल सिंह है और बीजेपी की तरफ से डॉक्टर जतिंदर सिंह, जो उसी इलाके के रहने वाले हैं, उसी इलाके के बाशिंदा हैं। यानी डोडा का रहने वाला एक शख्स
कठुआ की नुमाइंदगी कर रहा है। ठीक है जी, वहां चलेगा वो, लेकिन राजौरी पुंछ के इलाके से एक भी शख्स को न चुनना और राजौरी पुंछ के पूरे इस इतने बड़े इलाके को जिसने पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट सालों से देखी है, उस इलाके से अपना नुमाइंदा खड़ा नहीं करना, तमाम सियासी जमातों की सोच राजौरी पुंछ को लेकर क्या है उसकी अक्कासी करता है।